छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। दीपक बैजले पुलिस भर्ती पर उठाए सवाल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, कोई भी दोषी मिले तो होगी कार्रवाई। पुलिस भर्ती परीक्षा में अनियमितता के गंभीर आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कवर्धा छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद प्रदेश भर में विवाद गहरा गया है। चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती सूची में नियमों की अनदेखी की गई है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति आदेश पर रोक लगाने और प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है। 2 कैटेगरी में एक उम्मीदवार का नाम। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई जिलों में कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया, जबकि अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ उम्मीदवारों के नाम एक ही जिले में सामान्य और ओबीसी दोनों वर्गों की प्रतीक्षा सूची में पाए गए हैं, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति न की जाए। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पुलिस भर्ती को बड़ा घोटाला बताते हुए भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जब लिखित परीक्षा के अंक सार्वजनिक किए गए हैं तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक क्यों नहीं जारी किए गए? भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी संदेह को और गहरा कर रही है। दीपक बैज पीसीसी चीफ। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का संदेह है तो वो संबंधित जिले के एसपी से संपर्क करे या सीधे उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कराए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर गलती पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृहमंत्री विजय शर्मा। गृहमंत्री ने ये भी बताया कि अभ्यर्थियों की शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्यालय स्तर पर व्यवस्था की जा रही है और आगामी 3 दिनों में समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कांग्रेस विजन 2047 का करेगी बहिष्कार। चरणदास महंत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया है। रायपुर 14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। ये सत्र राज्य के नए विधानसभा भवन में आयोजित की गई है। उससे पहले रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की इस मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया है कि सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए तय की गई हैं वो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए कांग्रेस विजन 2047 के चर्चा का बहिष्कार करेगी। शीतकालीन सत्र में विजन 2047 पर चर्चा का बहिष्कार। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि 14 दिसंबर को होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन का कांग्रेस पूरी तरह से बहिष्कार करने जा रही है। ये निर्णय इसलिए भी लिया गया है, इसमें केवल विजन 2047 पर चर्चा होनी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 14 तारीख को होने वाले विधानसभा सत्र में न तो प्रश्न होंगे और न ही उत्तर होंगे, न ही ध्यानाकर्षण होगा और न ही स्थगन होगा। इसमें मात्र विजन 2047 पर चर्चा होनी है। उसको देखते हुए हमने फैसला लिया है कि हम 14 तारीख को होने वाले विधानसभा सत्र का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोगों में से कोई भी विधानसभा नहीं जाएगा। चरणदास महंत। विजन 2047 में कुछ भी नहीं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विजन 2047 को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से विजन 2047 को प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ है उसमें शिवाय झूठ बोलने का, मुंगेरी लाल के सपने देखने का और ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों को, किसानों को, बेरोजगारों को फायदा हो। विजन 2047 के नाम से हमको एक दूरबीन दिखाया जा रहा है। यहाँ तो जो चाकूबाजी है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जो रोज रोज धान खरीदी के दौरान किसानों को टोकन में परेशानी हो रही है, उसको हम न देख के 2047 की ओर ही ताकते रहें। चरणदास महंत ने कहा कि नीचे की जमीन किसी को न दिखे, ये इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। आज आप छोटे मोटे सड़क के गड्ढे को नहीं देख पा रहे हैं। आज हमें घर के नल से पानी नहीं मिल रहा है, वो इन लोगों को नहीं दिख रहा है। बिजली के बिल में क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। आज जमीन के रेट ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। तो विजन 2047 में हमको क्या दिखाना चाहते हैं वो सब आप समझ सकते हैं।
बालोद में सरपंच संघ का मोर्चा, डीएमएफ फंड की मांग। बालोद में सरपंच संघ ने 15वें वित्त आयोग से फंड की मांग की है। बालोद के गुंडरदेही विकासखंड के सरपंचों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। सरपंच संघ ने एक विशाल रैली निकालकर प्रशासन को अपनी ताकत दिखाई। इस विरोध प्रदर्शन में 117 पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए और अपनी मांगों की आवाज सत्ता तक पहुंचाई। 10 महीने से फंड नहीं हुई है जारी। धरने का मुख्य केंद्र 15वें वित्त की राशि का अब तक जारी न होना रहा है। इसे लेकर सरपंच संघ ने अपनी मांगें बुलंद की हैं। सरपंच संघ का कहना है कि उन्हें पद संभाले लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन गांव के विकास के लिए जारी होने वाली ये राशि रोकी गई है। गांव की मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए 15वें वित्त की राशि एक मजबूत माध्यम है। 10 महीने हो गए हम इस पैसे के लिए तरस रहे हैं। सरकार के असहयोग से सरपंच मजबूर हैं और जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेखराम साहू, जिला अध्यक्ष बालोद सरपंच संघ। डीएमएफ फंड रुकने से सरपंच संघ में गुस्सा। 15वें वित्त के अलावा जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ की राशि को लेकर भी सरपंचों में गहरा असंतोष है। सरपंच मांग कर रहे हैं कि डीएमएफ की राशि को पहले की तरह पूरे जिले में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने हमारे अधिकार की राशि तो दी नहीं, ऊपर से डीएमएफ को खनिज प्रभावित क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया है। हम मांग करते हैं कि ये राशि हमारी जनपद पंचायत में भी दी जाए। प्रशासन छोटी छोटी चीज़ों के लिए सरपंचों को आगे करता है, लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब सरपंच आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जितेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्ष सरपंच संघ बालोद। डबल इंजन सरकार पर निशाना। इस प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने राज्य सरकार पर भी तीखा हमला किया है। सरपंच क्रांति भूषण साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इंजन फेल हो चुका है। पंचायत राज, जो कि सरकार के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण अंग है, वही आज फेल हो चुका है। कई अन्य कर्मचारी संघ ने समर्थन। सरपंच संघ के इस धरना प्रदर्शन को कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सहायक और अन्य कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया है। ब्लॉक भर के 117 पंचायतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। धान खरीदी केंद्र पर लगी किसान चौपाल, टोकन की कम लिमिट से बढ़ी परेशानी, कई किसान गिरदावरी रिकॉर्ड से नाखुश। सरगुजा में धान खरीदी केंद्र पर टोकन की कम लिमिट से किसान परेशान हो रहे हैं। सरगुजा के धान खरीदी केंद्रों में भी इसी तरह के हालात हैं। सरगुजा में किन परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश ईटीवी भारत की टीम ने की। इसके लिए ईटीवी भारत की टीम ने धान खरीदी केंद्र में चौपाल लगाई। केंद्र का जायजा लेते हुए वहां व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान किसानों से पूछा कि वो अपना धान कैसे खरीदी केंद्रों तक लाकर बेच रहे हैं। क्या किसानों को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिसका दावा सरकार और जिला प्रशासन ने किया है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की कि किसान कितनी लिमिट तक अपना धान सरकार को बेच सकते हैं। इसके बाद जो अतिरिक्त धान किसानों के पास बचेगा वो उसका क्या करेंगे। 800 क्विंटल लिमिट बनी परेशानी। किसानों ने बताया कि एक दिन में समिति में 800 क्विंटल तक की ही लिमिट है। इस वजह से किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। किसानों को बिना धान बेचे ही वापस जाना पड़ता है। सरकार ने ऑनलाइन टोकन सिस्टम चालू तो किया है, लेकिन जब किसान समिति में आते हैं तो उस दिन की टोकन लिमिट खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से बिना धान बेचे ही किसानों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। अपना धान बेचने के लिए समिति पहुंचे किसान सुधीर देव ने ईटीवी भारत को बताया कि वो अब तक समिति में अपना 60 क्विंटल धान बेच चुके हैं। फिलहाल किसी तरह की परेशानी धान बेचने में नहीं हुई है, लेकिन धान बेचने में उन्हें काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा है। मैं अब तक समिति में बिना किसी परेशानी के अपना धान बेचा हूं। मैं 60 क्विंटल धान बेच चुका हूं। घर पर अभी 80 क्विंटल धान रखा हुआ है। क्योंकि सरकार ने लिमिट तय की है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा धान नहीं बेच सकता। बचे हुए धान का क्या करना है अभी मुझे नहीं पता। सुधीर देव, किसान। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग, लोकसभा में संतोष पांडेय ने उठाया मुद्दा। प्रश्नकाल में भाजपा सांसद पांडेय ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया। रायपुर, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडेय ने संसद में खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद पांडेय ने ये मुद्दा गुरुवार को लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान रखा। सांसद ने क्यों उठाई मांग? सांसद पांडेय ने बताया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की देश नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान है। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर 1956 से कला और संस्कृति की सेवा कर रहा है। ये एशिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक कलाओं के लिए समर्पित है। कथक, भरतनाट्यम, लोक संगीत सहित कई विधाओं की शिक्षा दी जाती है। यहाँ विदेशी विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना जरूरी है। संतोष पांडेय, सांसद।
छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां घरेलू गैस चूल्हा अब बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की पहल के तहत गरीब मध्यम वर्ग और उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को मात्र 550 रुपए में एलपीजी गैस चूल्हा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे महंगाई के इस दौर में रसोई का खर्च कम हो सके। अधिकारियों के अनुसार ये योजना खास तौर पर ग्रामीण इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और शहरी गरीब बस्तियों को ध्यान में रखकर लागू की गई है, जहां अब तक कई परिवार लकड़ी या कोयले पर खाना बनाने को मजबूर थे। योजना के तहत मानक गुणवत्ता वाला सिंगल बर्नर गैस चूल्हा दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है और एलपीजी सिलेंडर के अनुकूल है। प्रशासन का कहना है कि इससे न सिर्फ लोगों का आर्थिक बोझ घटेगा, बल्कि धुएं से होने वाली बीमारियों में भी कमी आएगी और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लाभार्थियों को ये चूल्हा उचित मूल्य की दुकानों, सहकारी समितियों और चयनित वितरण केंद्रों के माध्यम से दिया जा रहा है, जहां आधार कार्ड और गैस कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज दिखाने पर तुरंत लाभ मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पहले गैस चूल्हा खरीदना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन अब 550 रुपए में मिलने से उनका सपना पूरा हो रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में और भी रसोई से जुड़ी सुविधाएं सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।